गुड मॉर्निंग एवरीवन। इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स के लिए जो अपन ने लेक्चर सीरीज चालू की है उसका दूसरा वीडियो आप देख रहे हैं। पहले वीडियो में अपन ने इलेक्ट्रिकल करंट सोर्सेज के टाइप्स के बारे में बात की थी, कितने कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है। फिर हमने कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात की थी एंड देन लास्ट में अपन ने KCL एंड KVL के दो इम्पोर्टेंट जो लॉज हैं, किरचॉफ के जो नियम हैं सर्किट के लिए, वो अपन ने देखे थे। अभी देखो KVL और KCL का सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो टास्क होता है वो ये होता है कि सर्किट एनालाइज किया जाता है उसके द्वारा। एनालाइज करने का क्या मतलब है, ये चीज़ अपने को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो एनालाइज करने का मतलब ये है कि कुछ क्वांटिटीज़ हमें गिवन हो और कुछ क्वांटिटीज़ हम उससे पता कर सकें। अगर ये जो सिचुएशन है इसे अपन एनालिसिस बोलेंगे इनिशियल कंडीशंस में। आगे तो देखो बहुत सारी चीज़ें आनी हैं, लेकिन फिर भी जैसे इनपुट इम्पीडेंस है, आउटपुट इम्पीडेंस है एंड ट्रांसफर इम्पीडेंस है एंड बहुत सारी चीज़ें आगे अपन देखेंगे, ट्रांजिस्टर के लिए देखेंगे। लेकिन सिंपली जब अपन बात कर रहे हैं KVL और KCL सिंपल सर्किट्स को सॉल्व करने के काम आते हैं। तो अभी देखो मैं यहाँ पे KVL का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि कैसे अपन एनालाइज करते हैं। अब देखो क्वेश्चन अपना है कैलकुलेट करंट इन ईच ब्रांच। तो जब अपन KVL यूज करते हैं तो हम हर एक ब्रांच में करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। KVL देखो V है तो वोल्टेज है, वोल्टेज है तो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है, इसलिए हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन पता कर सकते हैं। ओम का नियम हमारे पास अवेलेबल है ही है जो V और I के बीच रिलेशन देता है। तो हमें V का डिस्ट्रीब्यूशन पता है तो हम I पता कर सकते हैं। और KCL कहीं पे जहाँ पे लगता है तो KCL का एनालिसिस होता है वोल्टेज किन्हीं नोड पे वोल्टेज पता करने पे, कि किसी संधि पे कितना वोल्टेज है वो पता करने के लिए। ठीक है, अभी अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें अपन KVL लगा रहे हैं और कैलकुलेट करंट इन ईच ब्रांच, मतलब इसकी इस ब्रांच में, इसकी इस ब्रांच में, इसकी इस ब्रांच में कितना करंट जो है वो फ्लो हो रहा है वो अपने को पता करना है। गिवन कंडीशंस हमारे पास है 18 वोल्ट एंड 12 वोल्ट की दो बैटरीज हैं और वो दो लूप्स में, दो मेशेज में लग रखी है और 12 ओम, 6 ओम, 1 ओम और 1 ओम, इस तरह से अपन ने 4 रेजिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। ठीक है, अब देखो पिछले लेक्चर में मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा था, वो मिस हो गई। वो ये थी कि अगर हम इन सम केस हमें कोई, ये जो करंट्स हम ले रहे हैं ये फिजिकल करंट्स नहीं है, ये सिर्फ हमने माननी होती है। तो हम अगर किसी करंट को गलती से अगर हम गलत डायरेक्शन में भी ले लें तो एक्चुअल करंट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं है। एक्चुअल करंट अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमें कैलकुलेशन करने के बाद में जो हमारी करंट है वो नेगेटिव मिल जाएगी। जैसे अपन ने नेक्स्ट जो लास्ट लूप लिया था पिछले लेक्चर में, उसमें हमने बैटरी के प्लस से माइनस की बजाय माइनस से प्लस की ओर करंट फ्लो करवा दी थी। ठीक है, तो अगर उसको अपन, अगर हमें वो वैल्यूज, जैसे इसमें वैल्यूज गिवन है हमें दिए हुए होते, तो हमें लास्ट में I2 का वैल्यू नेगेटिव मिल जाता, बस इतना ही फर्क आता। तो जैसे ही नेगेटिव मिलता तो हम समझ जाते हैं कि हमने जो करंट इधर मानी थी वो बेसिकली इधर नहीं फ्लो होगी, वो इधर फ्लो होगी। जो हमें गिवन कंडीशंस है उनके अकॉर्डिंग हमारी जो करंट है वो इधर फ्लो होगी। तो फिजिक्स ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देता है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है, हमें एग्जैक्ट पता होने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे देखो हमने IA और IB दो करंट्स मान लिए, तो ये अपने पास इधर की तरफ करंट है, ये अपने पास इधर की तरफ करंट है। अब वो रियल में किधर बहेगी वो हमें नहीं पता। ठीक है, और ये करंट इसमें भी है और ये करंट इसमें भी है, तो ये कॉमन हो गया अपने पास, ये और ये तीन इंडिविजुअल हो गए। तो अब अपन इस लूप, इस मेश में और इस मेश में क्या करते हैं, अलग अलग से KVL लगाते हैं और फिर IA और IB को कैलकुलेट करते हैं। IA IB जैसे ही आ जाएगा तो हम सभी ब्रांचेज में, इस ब्रांच में, इस ब्रांच में और इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है वो पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका स्टेप फर्स्ट अपन लेते हैं। स्टेप फर्स्ट है अपने पास लूप ए मान लेता हूं पहले वाले को, या अगर आप इसको नोमेनक्लेट करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, PQRSUV। तो पहला लूप हो गया PQRSP। तो लूप ही लिख देते हैं इसको, लूप PQSRP में KVL अप्लाई करने पर, तो देखो क्या आएगा इस लूप में। यहां से स्टार्ट करते हैं, तो दिस इज -2 प्लस को हम पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव 18 हो गया ये। फिर देखो ये प्लस से माइनस आ रहा है, तो इधर की तरफ जब अपन जाते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और जब अपन ये पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरा वाला, ऐसा कोई रूल नहीं है, बस इतना ध्यान रखो कि जिधर भी करंट अपन ले रहे हैं
उस डायरेक्शन में अपन प्लस टू माइनस जा रहे होते हैं, इसलिए हम वो नेगेटिव लेते हैं। तो ये आई आर ड्रॉप अपने पास क्या होगा, ये होगा 6 इंटू आई ए, क्योंकि v इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है, आई आर होता है। फिर देखो आगे यहाँ चलेंगे तो ये भी माइनस में आएगा, तो माइनस का 12 आई ए। ठीक है, अब देखो एक चीज यहाँ पे बच रही है कि आई ए एक इधर जा रहा है लेकिन आई बी इधर भी जा रहा है, तो ये कॉमन है, इसलिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में अपने को एक आई बी भी लेनी पड़ेगी। तो ये अपोजिट में होगी, तो ये माइनस है तो ये प्लस होगी, एंड इक्वल्स टू अपने पास हो गया 0। अब देखो इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस वन विल बिकम ये 6 और माइनस 12 मिलके 18 हो जाएंगे, तो 18 आई ए, ठीक है, माइनस का, एंड दिस वन प्लस 6 आई बी, एंड अगर इसको इधर ले जाऊं तो माइनस 18। अब इसमें -6 का अगर मैं डिवाइडेशन कर दूं -6 का, तो ये तो हो जाएगा 3 आई ए, ये हो जाएगा माइनस आई बी, और ये हो जाएगा प्लस का 3। इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इक्वेशन सेकंड किससे आएगी, सेकंड लूप से। सेकंड लूप को स्टार्ट करते, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें अपन। तो देखो अप्लाइंग केवीएल इन सेकंड लूप, मैं इसका नाम नहीं लिख रहा हूँ, सेकंड लूप आपको दिख रहा है कौन सा है, दिस वन। इसमें देखो यहाँ से स्टार्ट करते, तो ये कितने वोल्ट की थी भाई, ये 12 वोल्ट की बैटरी थी अपने पास। ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी से स्टार्ट करते, तो 12, ये आई आर ड्रॉप, तो ये माइनस का आई बी, ये आई आर ड्रॉप तो माइनस का आई बी, ये आई आर ड्रॉप तो एक बार तो आएगा माइनस का आई बी 6 आई बी, और एक बार आएगा प्लस का 6 आई ए, क्योंकि आई ए और आई बी नेगेटिव डायरेक्शन में, एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो दिस वन विल बिकम -8 और 6 आई ए प्लस माइनस 8 आई बी एंड इक्वल्स टू माइनस का 12। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, 2 से डिविजिबल है सब के सब, तो ये हो जाएगा 3 आई ए माइनस 4 आई बी इक्वल्स टू -6, एंड दैट विल बी इक्वेशन सेकंड। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें आई ए और आई बी चाहिए, हमें तो चाहिए करंट, कैलकुलेट करंट। हमारा टास्क क्या है, करंट कैलकुलेट करना। तो अगर यहाँ देखेंगे तो देखो ये और ये और ये और ये दोनों मिलके अपनी लीनियर इक्वेशन क्रिएट कर रही है, सिंपल लीनियर इक्वेशन है। पहली और दूसरी को जोड़ देंगे, सॉरी घटा देंगे, तो अपने पास में आई ए से आई ए कट जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा उसका, एलिमिनेट कर देते हैं अपन। तो इक्वेशन किसी में से भी किसी को घटा दो, अपन करते हैं फर्स्ट माइनस सेकेंड, लेट सपोज, लिख ही लेते हैं, है तो इजी, सीधा भी किया जा सकता है लेकिन लिख लेते हैं। तो आई बी इज इक्वल टू 3, और दूसरा इक्वेशन है 3 आई ए एंड माइनस 4 आई बी इक्वल्स टू -6। चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये तो कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 4 - 3, 4 - 1 3, तो 3 आई बी, ये कितना हो गया 9। तो इससे अपने पास आई बी कितना आ गया, आई बी आ गया 3 वॉट 3 एम्पियर, क्योंकि सब कुछ ऐसा ही है, ओम है, वोल्ट है, तो ये ऐसा ही यूनिट लगेगा। ऐसा ही यूनिट अपना होता है एम्पियर। अब यहाँ पे 3 आई बी, जहाँ भी आप 3 एम्पियर रखना चाहते हो आई बी का वैल्यू, यहाँ रख देते हैं, ये ज़्यादा इजी लग रहा है मेरे को। तो पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करने पे 3 आई ए माइनस 3 एम्पियर इक्वल्स टू 3, ये कितना हो जाएगा 3 आई ए इक्वल्स टू 6। तो इससे आई ए इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास 2 एम्पियर, ये लो भाई। ठीक है, अब देखो पहली ब्रांच में करंट तो अपने को पता चल गया, कोई विदाउट डाउट पॉजिटिव आया है, तो जो माना है वो सही माना है। तो ये हो गया पहली ब्रांच का करंट, और पहली ब्रांच में करंट है 2 एम्पियर का। ठीक है, फिर दूसरी ब्रांच में करंट आ गया, दूसरी ब्रांच में करंट अपने निकलता आई बी 3 एम्पियर, और जो माना है वो सही माना है, तो दिस वन विल बिकम 3 एम्पियर। ठीक है, फिर तीसरी ब्रांच में करंट किधर होगा, ये 3 है और ये 2 है, तो आप किधर की तरफ करंट मानोगे। देखो अगर मैं इसको, ये आई ए इधर है और आई बी इधर है, तो आई बी इज ग्रेटर, तो आई बी का जो साइड डायरेक्शन है वो रहेगा आपके पास, तो इसका डायरेक्शन रहेगा, तो ये डायरेक्शन रहेगा भी। और ये डायरेक्शन कितना होगा,
कि अगर ये 3 है, इसमें से ये 2 चला गया तो इधर क्या बच जाएगा 1 एम्पियर, तो ये बच गया आपके पास 1 एम्पियर। निकाल सकते हो आप बहुत इजीली। आपके पास क्या है IB माइनस IA तो निकालना है, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो तीनों ब्रांच में आपने करंट पता कर ली। पहली ब्रांच में, इस वाली ब्रांच में 2 एम्पियर, बीच वाली ब्रांच में 1 एम्पियर और इसमें 3 एम्पियर। तो इस तरह से आप KVL के द्वारा जो सर्किट एनालिसिस है सिंपल सर्किट्स के लिए लागू होता है। अभी ध्यान रखना, क्योंकि अगर सब सर्किट इसे सोल्व हो जाते तो यूनिट यहीं खत्म हो जाती, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी हमें, और कोई आगे इसमें इवोल्यूशन की नीड ही नहीं थी। जब सब समस्याओं का समाधान ही हो गया तो फिर और आगे करना ही क्या है। तो इससे सबके सब समस्याएं समाधान नहीं होगी, बल्कि इससे सिर्फ और सिर्फ सिंपल सर्किट जो है वो ही सोल्व होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट सोल्व नहीं किए जा सकते भाई, ठीक है। अभी अपन नेक्स्ट देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। इसको हटाते हैं पहले अपन। अगर आपने नहीं देखा है, इसको नहीं नोट नहीं किया है, तो पहले पीछे इसको ले जाओ वीडियो को और नोट कर लो। पॉज करके नोट क्या करना है, सिर्फ आप तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नोट डाउन करके एंड सॉल्यूशन खुद ही ढूंढना। आप टेक्निक तो आपको आ ही गया है। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक जो अपने को पढ़ना है वो है 4 टर्मिनल नेटवर्क। या 2 पोर्ट नेटवर्क। टर्मिनल्स क्या होता है? टर्मिनल्स होते हैं कि जहाँ पे अपन वायर्स वगैरह या फिर कुछ कनेक्शन कर सकें, इस तरह की जो एंडिंग्स होती है उन्हें अपन टर्मिनल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर अपन कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज़ करते हैं तो उसको अगर अपन अपने को सप्लाई देना होता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देना होता है, तो उसका जो भी प्लग है उसको अपन सर्किट के अंदर अप्लाई करते हैं। अब सर्किट उस प्लग के अंदर क्या होता है, 2 नॉब्स होते हैं या 3 नॉब्स होते हैं, तो वो 2 या 3 नॉब्स जो है वो टर्मिनल्स हो गए, ठीक है। तो टर्मिनल जोड़े जाते हैं अप्लायंस के बाहर कि उसको किसी से कनेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो सर्किट के अंदर अगर 4 टर्मिनल है और तो उसे अपन जो भी नेटवर्क है अपना, उसमें अगर 4 टर्मिनल्स हैं तो अपन उसको क्या कहेंगे भाई, 4 टर्मिनल नेटवर्क। 2 पोर्ट, पोर्ट क्या है? पोर्ट मतलब 2 टर्मिनल्स को मिला के कुछ फिक्स उसका कुछ मीनिंग बन जाए, उसको अपन कहते हैं पोर्ट। जैसे अगर आप मोबाइल या कंप्यूटर या फिर इस तरह से डिवाइसेस में थोड़ा नॉलेज रखते हो, तो ऐसा उसमें जैसे लैपटॉप में आता है USB पोर्ट, HDMI पोर्ट, तो ये क्या पोर्ट का मतलब क्या है, वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसको यूज़ करके टोटली वहाँ पे कुछ कनेक्शन किया जा सकता है। तो टर्मिनल एक यूनिक सिंपल सा एक एंडिंग कुछ पाथ है, और पोर्ट जो है वो 2-3 टर्मिनल से मिलके बनता है, नॉर्मली 2 से। अब नेटवर्क देखो, नेटवर्क हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो नेटवर्क में क्या हो सकता है, कंपोनेंट्स हो सकते हैं, रेजिस्टेंस हो सकते हैं, कैपेसिटेंस हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स हो सकते हैं, ट्रांजिस्टर हो सकते हैं, डायोड हो सकते हैं, इंडक्टेंस हो सकते हैं। इस तरह से मिला के कुछ अपने पास है नेटवर्क। तो देखो अपन पहले 4 नेटवर्क या 2 पोर्ट, दोनों एक ही चीज़, अभी अलग अलग नहीं है। इसका एक कुछ डायग्राम देखते हैं, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं है, बस ये आपका है एक नेटवर्क, अंदर बहुत सारी चीज़ें लगी हुई है और इसके अंदर 2 पोर्ट्स हैं। तो पहला पोर्ट ये हो गया, दूसरा पोर्ट ये हो गया, ये लो भाई। तो ये आपका 1-1 पोर्ट हो गया, ये आपका 2-2 पोर्ट हो गया। 1-1 पोर्ट में से 1-1 पोर्ट को कहते हैं इनपुट पोर्ट। ये अपने पास क्या हो गया, एक इनपुट पोर्ट, और दूसरा ये क्या हो गया अपने पास, आउटपुट पोर्ट। और ये इनके टर्मिनल्स हो गए। तो ये इनपुट टर्मिनल्स 1, इनपुट टर्मिनल 2, इनपुट टर्मिनल 1, इनपुट टर्मिनल 2। इनको अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो तो यहाँ डैश लगा दो।
तो 1 1 डैश 2 2 डैश, तो 1 और 1 डैश एक 2 टर्मिनल है, 2 और 2 डैश 2 टर्मिनल, 2 2 मिलके कितने हो गए 4, तो 4 टर्मिनल या 2 पोर्ट, इस तरह का नेटवर्क। अब इसके अंदर आप जो है बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो सकती है, रेजिस्टेंस हो सकता है, इंडक्टेंस हो सकता है, कैपेसिटेंस हो सकता है, ट्रांजिस्टर हो सकता है, डायोड हो सकता है, ट्रांसफॉर्मर हो सकता है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, स्विचेज हो सकते हैं, एलईडीज हो सकती है, यानी इस तरह का। बट हम इतने कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में नहीं देखेंगे, हमें वही चीज़ें इसके अंदर रखनी है जो लीनियर हो, मतलब हम इनमें सिर्फ और सिर्फ लीनियर प्रोडक्ट्स रखेंगे या लीनियर इम्पिडेंसेस रखेंगे या लीनियर एलिमेंट्स रखेंगे, ये ज़्यादा जनरल चीज़ है, तो इसमें लीनियर एलिमेंट्स अपने को रखने हैं। ठीक है, लीनियर एलिमेंट का मतलब क्या है, जिनके V और I का जो ग्राफ है वो एक सरल रेखा के रूप में अपने को मिले, V वर्सेस I इस तरह का है। ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि लीनियर एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो इस तरह का जो अपने पास एक पूरा सिस्टम है उसे अपन कहते हैं 4 टर्मिनल नेटवर्क। अब 4 टर्मिनल नेटवर्क को स्टडी करने के लिए अपने पास 4 क्वांटिटीज होती है। देखो वो क्या क्या होती है। फर्स्ट क्वांटिटी, यहाँ पे एक इनपुट लगता है वो। सेकंड क्वांटिटी, यहाँ पे एक करंट फ्लो होती है वो। थर्ड क्वांटिटी, यहाँ पे एक वोल्टेज लगता है वो। एंड फोर्थ क्वांटिटी, यहाँ पे एक करंट जाती है वो। तो क्या हो गई, इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, ये 4 राशियां इसकी हो गई। तो इनपुट वोल्टेज, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आउटपुट वोल्टेज, करंट, इनपुट एंड आउटपुट, ये 4 क्वांटिटीज है। V1 V2 I1 I2, V1 V2 I1 I2। ठीक है, इन 4 क्वांटिटीज के बेस पे हम नेटवर्क्स को स्टडी करते हैं। अब ये तो अपन ने इसके नेचर के हिसाब से हो गया अंदर, लेकिन अंदर वाले एलिमेंट्स का क्या, उनका भी तो कुछ रोल होना चाहिए ना। तो अब ये चारों क्वांटिटीज, अंदर वाले जो भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के नेचर के अकॉर्डिंग एक दूसरे से रिलेटेड होती है। ठीक है, और जब हम इनका एनालिसिस कर रहे होते हैं, विश्लेषण कर रहे होते हैं इस तरह के नेटवर्क्स का, तो हम कुछ विशेष पैरामीटर्स को यूज लेते हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट वही है जो मैं अभी भी बोला हूं, पैरामीटर्स। तो ये जो आपकी 4 क्वांटिटीज हैं, ये चारों क्वांटिटीज एक दूसरे से रिलेटेड होती है, लेकिन रिलेशन इसके अकॉर्डिंग होगा कुछ ना कुछ, और उस रिलेशन को स्टडी करने के लिए हम कुछ पैरामीटर्स यूज में लेते हैं। उन पैरामीटर्स का कुछ सेट है, एक वेल डिफाइंड सेट है, समुच्चय है, पहले पैरामीटर, दूसरे पैरामीटर, तीसरे पैरामीटर। तो 3 तरह के पैरामीटर से हम 4 टर्मिनल नेटवर्क को स्टडी कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना अपने को। और अपने कोर्स में तीनों अपने पास पैरामीटर्स है, वो सिलेबस के अंदर है, जिनमें से पहला पैरामीटर मैं पहले ले रहा हूँ और उसी को अपन अभी स्टडी कर लेंगे, फिर दूसरा पैरामीटर लेंगे। तो पहला पैरामीटर है Z पैरामीटर। Z पैरामीटर, इसका दूसरा नाम भी है और वो है ओपन सर्किट। पैरामीटर क्या होता है भाई, ये जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो देख लो, प्राचल। प्राचल आपने पढ़े होंगे, जैसे 12th में आपने एक प्राचलिक समीकरण ऐसा देखा होगा कि अपन ये कहते हैं कि x जो है वो भी t का फंक्शन है और y जो है वो भी किसी t का फंक्शन, वो भी t का कोई फंक्शन है। तो ये प्राचलिक समीकरण हो गए, x और y के प्राचलिक समीकरण हो गए, ऐसा कहते हैं ना, पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गई ये, पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब मैं 12th की बात क्यों कर रहा हूँ, आप तो बीएससी फाइनल ईयर में हो, तो आपको पता होना चाहिए कि पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है। बहुत सारी जगह पे यूज की जाती है, अगर नहीं पता है तो वो ये है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे पैरामीटर जो है और वहाँ पे जो पैरामीटर है दे आर टोटली डिफरेंट। उसका अपने को ऐसे नहीं करना। बस पैरामीटर एक तरीके से क्या होता है कि उसको एक तरीके से कन्फाइंड करने वाला एक पैरामीटर, एक ऐसा क्वांटिटी है। तो इसका नेचर को कन्फाइंड करने वाले क्वांटिटीज होती है जिन्हें अपन पैरामीटर्स कहते हैं। दूसरा नाम इसका क्या है, ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर्स।
ठीक है भाई, देखो अभी क्योंकि थोड़ा सा स्लो चल रहा है ना, इन्फॉर्मेशन थोड़ी स्लोली निकल के आ रही है। स्लो इसलिए निकल के आ रही है क्योंकि जिन्होंने फर्स्ट टाइम देखना है ना, उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट है ये चीज़ कि अचानक से क्या हो गया, एकदम से पलट जाएगा ना। वो मीम चलता है ना, वो अचानक से वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए ना, तो वो वाली सी सिचुएशन हो जाती है। क्योंकि जिसने नहीं पढ़ा है ना, उसके लिए डिफिकल्ट है। जो लोग देख चुके हैं उनको लगेगा कि यार इतना स्लो क्या चल रहा है, थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा भैया, क्योंकि सबको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी एज इट इज़। तो ओपन सर्किट इम्पिडेंस पैरामीटर, तो ये अपने पास, इसको मैं लिखता हूँ हिंदी में, जो है खुला परिपथ, खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल। अब ये दोनों कहाँ से आए नाम, क्या मतलब है क्या नहीं है, वो सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चार अपने पास जो चीज़ें थी, V1 V2 I1 I2, V1 V2 I1 I2, यहाँ पे अपने को क्या करना है, यहाँ पे इन चारों में से दो को तो रखना है इंडिपेंडेंट एंड दो को रखना है डिपेंडेंट। दो क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होगी, दो डिपेंडेंट होगी। लाइक ऐसा करते हैं अपन कि I1 और I2 को अगर हम फिक्स कर दें, हमने उनको कुछ दे दिया, अपनी अपनी वैल्यूज दे दी, तो V1 और V2 उनके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ हमें मिलेंगे। ये सिंपल बात है। हम अगर इसमें इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट और आउटपुट करंट को डिफाइन कर दें, तो उसी के तो अकॉर्डिंग उसमें इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज होगा, राइट। और इस तरह से अगर मैं V1 और V2 को अपनी स्वेच्छा से कुछ दे दूं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग I1 और I2 होगा। तो ये दोनों, ये चारों में से दो जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं और दो डिपेंडेंट होते हैं। बस यही एक कहानी है जिनसे अपन ये पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। तो यहाँ इस Z पैरामीटर में अपन क्या करते हैं, Z पैरामीटर में अपन V1 एंड V2 को तो रखते हैं डिपेंडेंट। ये कॉम्बिनेशन ध्यान रखना अभी, इनको तो अपने को रखना है डिपेंडेंट, यानी कि परतंत्र चर जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, और I1 एंड I2 इनको रखना है इंडिपेंडेंट, इनको रखना है स्वतंत्र चर। धीरे धीरे सब कुछ निकल के आएगा भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखो। नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो I1 I2 इंडिपेंडेंट रखना है और V1 V2 डिपेंडेंट रखना है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो V1 है that can be written as a function of I1 and I2, कोई फंक्शन है, और इसी तरह से V2 है that is also a function of I1 and I2। तो I1 I2 तो आपका हो गया डिपेंडेंट फंक्शन, इंडिपेंडेंट, और V1 V2 हो गया डिपेंडेंट। ये दो चीज़ें अपन ध्यान रखनी है अपने को। और आगे जब अपन चलेंगे तो ये इनमें शफलिंग हो जाएगी, कोई डिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट है वो डिपेंडेंट हो जाएगा। तो यही इसके अंदर मेन काम अपने को करना है। अब देखो यहाँ से आगे वाला स्टेप जो है वो आप चाहो तो सीधा भी ले सकते हो, अगर आपको समझ में आता है तो आप सीधा भी ले सकते हो। मैं पहले सीधा लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पे उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब मैं कर दूंगा। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, इसी को हम लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं V2 Z21 I1 प्लस Z22 I2। ठीक है, ये सीधा आपको लिखना होता है वैसे तो, पर थोड़ा सा अपन इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या करना है अपने को, इसका पूरा टोटल डिफरेंशिएशन करना है, इसका टोटल डिफरेंशिएशन। इसका एक का बता रहा हूँ, दूसरे का आप समझ जाना। टोटल डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन होगा कब, जब हम इस नेटवर्क में स्मॉल सिग्नल का AC प्रोवाइड करवाएंगे। स्मॉल सिग्नल AC का मतलब होता है ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी नहीं है, बट माइनर सा फ्लक्चुएशन है। और माइनर सा फ्लक्चुएशन है तो दिस विल फ्लक्चुएट, दिस विल फ्लक्चुएट, दिस विल फ्लक्चुएट, सब कुछ फ्लक्चुएट करेगा, थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा। तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। अगर ये DC होता तो ये सारे कांस्टेंट होते, तो इनके डिफरेंशिएशन इसका पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पे अपन डिफरेंशिएट करेंगे इसको थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा अपने पास dV1। ठीक है, और टोटल डिफरेंशिएशन जब अपन करते हैं तो यहाँ पे अपने पास क्या आता है कि करली V1 अपॉन करली I1 पहला, और उसके साथ में dI1। I1 का फंक्शन है तो पहले I1 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन और I1 का टोटल डिफरेंशिएशन, फिर करली
V1 अगेन, क्योंकि V1 ही है, वो तो है तो V1 ही दोनों ही, मतलब है तो ये V1 ही पूरा ही, बस इसके फंक्शंस, इसके जो वेरिएबल्स है वो दो है, तो यहाँ करली I2 हो गया और यहाँ पे आ जाएगा DI2। इस तरह से करते हैं ना अपन भाई, ये वही है नॉर्मल कैलकुलेशन, नॉर्मल जो डिफरेंशिएशन है, टोटल डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं, यथातथ करके कुछ इसका नाम है हिंदी के अंदर, तो टोटल डिफरेंशिएशन होता है ये। अब देखो यहाँ पे अपने को क्या करना है, अब ये भी हमने कहा कि सारे के सारे एलिमेंट्स लीनियर है, लीनियर है इसलिए इनके स्लोप जो है वो कांस्टेंट होंगे। लीनियर जो होता है ना उसका स्लोप आप कभी भी देख लो, स्लोप हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, आप कोई सा भी ले लो। तो यहाँ पे dv i करली v1 और करली i1 क्या है, v1 के साथ i1 का चेंजमेंट, i2 के साथ v1 का चेंजमेंट, ये सारे लीनियर कंपोनेंट्स होने के कारण एक स्ट्रेट लाइन होंगे, स्ट्रेट लाइन होंगे तो ये भी कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा। और ये जो है चेंजमेंट, इनको इस चेंजमेंट को इसको स्मॉल कर दें, अगर आप यहाँ पे अगर करना चाहें तो इसको स्मॉल कर दें। स्मॉल करने से अपने को क्या फ़ायदा होगा कि स्मॉल v1 को कैपिटल V1 लिख सकते हैं वहाँ पे अपन, ठीक है। इनको भी स्मॉल कर दें अगर करें तो, क्योंकि मेरा ऐसा आइडिया नहीं था, मैं सीधा इसको ऐसे लिखने वाला था तो मैंने नहीं किया। आप AC सिग्नल है तो इसको स्मॉल करके और स्मॉल i1 स्मॉल i2 स्मॉल i1 स्मॉल i2 करके पहले इसको d स्मॉल i1 d स्मॉल i2 कर दो, और फिर इस d स्मॉल v1 को फिर आप सीधा क्या लिख दो, v1 लिख दो, इसको लिख दो i1, इसको लिख दो i2। माइनर सा चेंजमेंट है और इस चेंजमेंट को हम कैपिटल के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये तो बात फिक्स हो गई कि भाई इसको v1 लिख दिया, इसको i1 लिख दिया, इसको i2 लिख दिया, तो v1 i1 i2 तो लिख दिया। पर ये z11 z12 ये सब क्या है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये करली v1 अपॉन i1, तो v1 अपॉन i1, जहां पे भी v1 अपॉन i1 लेते हैं अपन, v इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास IR होता है ना भाई, तो r इज इक्वल टू क्या होता है v अपॉन i। तो जितने भी v अपॉन i का डायमेंशन है वो सारे क्या ओम में होता है, v अपॉन i जहां भी है वहां ओम का डायमेंशन है। ओम किसकी डायमेंशन होती है, इम्पीडेंस की या रेजिस्टेंस की। जनरली अपन ये कहते हैं इम्पीडेंस, पर्टिकुलर केस में रेजिस्टेंस। तो ये इम्पीडेंस की एक तरह से क्या है, डायमेंशन, वीमा इम्पीडेंस की डायमेंशन है, इसलिए इसको लिख दिया z11, इसको लिख दिया z12। अभी ये क्या है आगे डिस्कस करेंगे। फिर इस तरह से z21 और z22 के साथ में सेकंड वाला भी आप करके देख सकते हो। अब यहाँ पे ये चारों क्या है, ये चारों जो z11 z12 z21 z22 है, यही है z पैरामीटर्स, इन्हें कहते हैं z पैरामीटर्स। कहाँ गए भी, ये गए z पैरामीटर्स, ठीक है। z पैरामीटर्स हो गए भी अपने, हुए नहीं अभी डिफाइन करने बाकी है, डरो मत। तो देखो अब इनको अपन इंडिविजुअली डिफाइन करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, z11 क्या होगा, z11 को अगर यहाँ पता करना है मुझे, तो हम मुझे ये वाला हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में एक को डिफाइन करेंगे। तो मैं i2 को 0 कर दूं, अगर इस जगह मैं i2 को 0 कर दूं तो v1 अपॉन v1 अपॉन i1 हो जाएगा ये। लेकिन किस कंडीशन में, जब मैंने i2 को क्या कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है। ये i1 है भाई। दूसरा लिख देता हूँ, फिर चारों को एक साथ ही डिफाइन कर दूंगा। तो ये अपने पास है z12, तो z12 ले लेता हूँ मैं, z12 इज इक्वल टू v1 अपॉन i2, v1 अपॉन i2। लेकिन इसके लिए मुझे क्या 0 करना पड़ेगा, i1 0 करना पड़ेगा, तो i1 0 कर दिया। चलो पहले 2 डिफाइन कर देते हैं, नीचे जगह नहीं है, उधर मिटा के फिर करना पड़ेगा। तो 2 ये क्या है, चलिए देखो, सबसे पहले तो i2 बराबर 0। i2 बराबर 0 करने का क्या मतलब है भाई, i2 तो हमारा अपना था, उसको क्यों ख़त्म किया, उसको इसलिए ख़त्म किया क्योंकि ये पैरामीटर्स हमने बनाए इसीलिए हैं कि हम सर्किट को थोड़ा इजी कर सकें। अब देखो हम धीरे धीरे परतें खोल रहे हैं, ठीक है ना। पहले हमने ये सब कुछ जो है एक इन्फॉर्मेशन के रूप में देखा कि ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अब हमारे पास आंसर्स आएंगे कि क्यों करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जैसे ही हम ये काम कर देंगे i2 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास में वो सर्किट थोड़ा सा ईजी हो जाएगा पहले के मुकाबले। पहले अपने पास i1 था, v1 था, v2 था एंड i2 था। अब मैंने i2 को एलिमिनेट कर दिया। जैसे ही i2 को मैं एलिमिनेट करूंगा, उस सर्किट के जो पैरामीटर्स है, उस सर्किट का जो बिहेवियर है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स से थोड़ा सा लेस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और उस कंडीशन में देखो क्या होगा कि ये हटा देने का मतलब क्या है, यहाँ पे i2 को हटा देने का मतलब क्या है कि यहाँ कोई सोर्स नहीं लगाना है, बस इसको ओपन रख देना है।
जब भी कहीं पे करंट जीरो होता है, किसी टर्मिनल के लिए करंट अगर जीरो होता है, किसी पोर्ट के लिए करंट अगर जीरो होता है, मतलब उस पोर्ट के बीच में कोई भी आपको सोर्स नहीं लगाना, आपको सोर्स लगाना ही नहीं है, आपको खाली छोड़ देना है, इसको बीच में से खाली छोड़ देना है। अब कई बार ये क्वेश्चन आता है खाली छोड़ देंगे तो V2 भी तो जाएगा, V2 नहीं जाएगा भाई। V2 क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि V2 में इन सब का योगदान है, ये I1 का भी योगदान है, इस V1 का भी योगदान है। जब हम एक रियल सर्किट देखेंगे तब अपन पता करेंगे कि I1 जब आता है तो वो V1 V2 को भी इफेक्ट करता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो यहाँ लगा हुआ रहेगा अंदर जो इसको इफेक्ट करेगा। तो हमें सिर्फ यहाँ से सोर्स हटाना है, हमें सिर्फ इन टर्मिनल्स को क्या रखना है? ओपन रखना है। तो मैं इसको क्या कहूंगा कि आउटपुट ओपन, आउटपुट ओपन, आउटपुट अपन ने ओपन कर दिया। जैसे ही ओपन कर दिया तो I2 नहीं आएगा, I2 नहीं आएगा तो V1 अपॉन I1 उस टाइम पे कैलकुलेट करना जब मैंने आउटपुट को क्या रखा है? ओपन रखा है। तो उस टाइम पे जब मैं V1 अपॉन I1 कैलकुलेट करूंगा तो V1 क्या है? इनपुट वोल्टेज। I1 क्या है? इनपुट करंट। इनपुट वोल्टेज ओवर इनपुट करंट क्या बन जाएगा भाई? इनपुट इंपिडेंस। इनपुट इंपिडेंस यानी कि निवेशी प्रतिबाधा। निवेशी प्रतिबाधा जबकि निर्गम क्या है? निर्गम खुला है। थोड़ी राइटिंग को टॉलरेट करना भाई, हिंदी की राइटिंग अच्छी नहीं है। निवेशी प्रतिबाधा जबकि निर्गम खुला है। ठीक है, क्या बोल रहे हो? इंग्लिश की भी अच्छी नहीं है, थोड़ा टॉलरेट करो भी राइटिंग के मामले में, क्योंकि थोड़े लंबे लंबे लेक्चर्स हैं, हमें जल्दी भी ख़त्म करना है, इसलिए फास्टली भी लिखना पड़ता है। आई थिंक विजिबल है सब कुछ। जहाँ नहीं समझ में आए तो वो वहाँ पूछ सकते हो आप लोग ऑब्वियसली कमेंट में। तो ये देखो क्या है अपने पास? निवेशी प्रतिबाधा जबकि निर्गम जो है वो खुला हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में थोड़ा सा गड़बड़ आएगा, गड़बड़ लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं है, अपन समझ जाएंगे। यहाँ पे I1 0, पहले था I2 0, अब है I1 0। तो I1 को 0 कर दिया, I1 को 0 कर दिया मतलब इसको ओपन रख दिया। तो इसको क्या कहेंगे? इनपुट ओपन। इसको क्या कहेंगे भाई अपन? इसको कहेंगे इनपुट ओपन। इनपुट ओपन। और ये चीज क्या है फिर? ये चीज क्या है? V1 और I2। तो एक तो इनपुट का एलिमेंट है और एक आउटपुट का एलिमेंट है। इस तरह की कंडीशंस में अपन इसको कहते हैं ट्रांसफर इंपीडेंस। इसको अपन क्या बोलते हैं भाई? ट्रांसफर इंपीडेंस। हिंदी में इसको कहते हैं अन्योन्य। अन्योन्य, अन्य के कारण अन्य में, अन्य के कारण अन्य में, आउटपुट के कारण इनपुट में, इनपुट के कारण आउटपुट में। अभी अपन I1 को क्या कर रहे हैं भाई? I1 को 0 कर रहे हैं, तो अपन इसको चेक किधर से करेंगे? इधर से चेक करेंगे। हालांकि इसमें ये फिजिकली ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी नहीं है, कभी आपको एनकाउंटर नहीं करना पड़ेगा इससे। फिजिकली रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, रियलिटी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी में ये है, ये जरूर है रियलिटी में, बट ये चीज़ कोई रियल नहीं है। तो इसको आगे से या पीछे से देखने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी समझने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे I1 को जो है वो 0 कर रहे हैं, तो हम इधर से इसको चेक करते हैं, ऐसा मानते हैं, और इसलिए इसको कहते हैं रिवर्स। इसको कहते हैं रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या हो गया? पश्च। ठीक है, तो ये क्या कहूँगा मैं? पश्च अन्योन्य प्रतिबाधा जबकि इनपुट खुला हो। जबकि इनपुट खुला हो, ये अपना हो गया सेकंड पैरामीटर। इसी तरह से थर्ड पैरामीटर पे चलते हैं अपन। ये हटा दे रहा हूं। थोड़ा और क्लियर कर देते हैं इसको। भाई मैं बार बार कहता रहता हूँ थोड़ा पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, क्योंकि लेक्चर्स बेनिफिशियल तभी होंगे जब आप एक साथ बैठ के पढ़ोगे, सिटिंग्स दोगे अपने आप को। और यही मेरा टारगेट है कि आप थोड़ा लंबे टाइम तक बैठें। ये छोटी छोटी क्लासेस जो है वो नहीं होनी चाहिए, बड़ी क्लासेज ही होनी चाहिए, ये मेरा मानना है ऐसा, क्योंकि तभी हमें चीज़ें कनेक्ट हो पाती है। ऐसे बीच में उड़ जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। चलो अपन आगे चलते हैं। अब ऑनलाइन क्लास है तो कोई
बाध्यता तो है नहीं, बट फिर भी अगर कोई अभी तक टिका हुआ है ना तो वो टिका रहे भाई, ज़्यादा देर नहीं बचे आप। तो Z21 अपने पास देखो क्या हो जाएगा। अब यहाँ से अपन देखते हैं Z21 के लिए I2 0 करना पड़ेगा, तो होगा V2/I1। तो ये होगा अपने पास V2/I1 when I2 इज इक्वल टू 0। अगला भी डिफाइन कर देता हूँ पहले, तो Z22 होगा V2/I1 I2 when I1 इज इक्वल टू 0। तो पहले इसको डिफाइन कर देते हैं, ये इजी है एक्चुअल में। तो इसमें क्या है, इसमें है इनपुट ओपन, इसमें है इनपुट ओपन, इनपुट को अपन ने ओपन कर दिया, इनपुट को ओपन कर दिया तो क्या मेजर कर रहे हैं, V2/I2, आउटपुट का ही वोल्टेज, आउटपुट का ही करंट, उनका रेशियो बेसिकली क्या होगा, जैसे यहाँ पे निवेशी प्रतिबाधा हो गई, इनपुट इंपीडेंस हो गया, तो उसी तरह से ये क्या बन जाएगा, ये आउटपुट इंपीडेंस बन जाएगा। तो ये होगा आउटपुट इंपीडेंस। अब हिंदी आप लिख लेना भाई, हिंदी आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो निर्गम प्रतिबाधा जबकि निवेशी टर्मिनल खुले हों। निर्गम खुला हो का कोई खास मतलब नहीं होता है, इनपुट खुला हो इसका खास मतलब नहीं होता है, ऐसा लिखना है इसमें निर्गम टर्मिनल, निवेशी टर्मिनल, तो इसका मीनिंग बैठेगा भी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आउटपुट इंपीडेंस यानी कि निर्गम प्रतिबाधा जबकि निवेशी टर्मिनल खुले रखे हुए हो, हमने ओपन रखे हुए हो। और अब ये क्या चीज हो गई, ये देखो इसमें I2 ओपन है, तो ये क्या है, आउटपुट ओपन। ये क्या चीज है अभी अपने पास, आउटपुट ओपन, ठीक है, आउटपुट ओपन है। और ये चीज क्या है, अगेन वही प्रॉब्लम आ गई अपने पास। ये देखो, ये एक एलिमेंट आउटपुट का, एक इनपुट का, एक आउटपुट का, एक इनपुट का, इसमें आउटपुट को ओपन रख रखा है, तो इधर से अपन चेक कर सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं फॉरवर्ड, इसको कहते हैं फॉरवर्ड म्यूचुअल इंपीडेंस या ट्रांसफर इंपीडेंस। इंपीडेंस, ठीक है। और इन शॉर्ट इन चारों को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, देखो भाई ZI यानी इनपुट, फिर है ZR यानी रिवर्स, फिर है ZF यानी फॉरवर्ड, और फिर है ZO, ये भी दिखाते हैं इनको, ठीक है। अब देखो ये अपन ने टोटल डिस्क्रिप्शन इसका कर लिया है, थोड़ा सा और बाकी है, करेंगे अभी, लेकिन पहले एक आंसर यहाँ पे अपने पास मिलता है। इसका नाम है खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल। तो ये नाम कैसे पढ़ा, ये ऐसे ही पढ़ा है। अभी देखो पहली बात तो ये इनकी डिमेंशन जिसकी इसकी देख लो, Z11, Z12, Z21, Z22, किसी भी देख लो, डिमेंशन सबकी इंपीडेंस की है। तो सबसे पहले तो इसीलिए इसको प्रतिबाधा प्राचल कहते हैं या Z प्राचल कहते हैं। दूसरा यहाँ पे अपने को एक चीज़ और देखने को मिल रही है, अगर आप जहाँ भी देख रहे हो I1 0 कर दो, I2 0 कर दो, I1 0 कर दो, I2 0 कर दो, I1 और I2 के पीछे हाथ धो के पड़े हैं ये लोग। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि खुला रहेगा सर्किट, सर्किट ओपन रहेगा, चाहे आप कोई सा भी प्राचल देख लो, सर्किट ओपन रहेगा, सर्किट ओपन रहेगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया अभी, खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल। इसी के अंदर आंसर है भाई, क्वेश्चन के अंदर आंसर है, क्वेश्चन के अंदर आंसर है। अगर आपको कोई कह दे कि खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल को परिभाषित कीजिए, तो आपके पास सीधा सीधा आंसर आ गया कि प्रतिबाधा के लिए करना है तो हमें वोल्टेज को रखना है डिपेंडेंट और करंट को रखना है इंडिपेंडेंट। अच्छा, ये कैसे याद रखोगे, इसके लिए ये याद रखो V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, या इसको जनरली ऐसे याद रखो V इज इक्वल टू ZI, ये याद रखो। तो जैसे ही आपको Z के लिए बोल दे तो Z ये रहा, Z ये है तो I इधर रह गया, और V इज ए फंक्शन ऑफ I, तो I हो गया इंडिपेंडेंट और V हो गया डिपेंडेंट। तो दोनों V हो गए डिपेंडेंट, दोनों I हो गए इंडिपेंडेंट, और Z प्राचल हो गया, ठीक है। एक थोड़ा सा इसमें डिस्क्रिप्शन और है, थोड़ा सा पार्ट और है, वो अपन कर लेते, फिर अपन Y प्राचल पे पहुंच जाएंगे सीधे। तो इसी को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका और है जो मैट्रिक्स तरीका है। तो इन दो इक्वेशंस ही हैं, दोनों इक्वेशंस को अपन इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इक्वल्स टू Z11, Z12, Z21, Z22 and I1, I2। ये लो भाई, इसको अपन इन शॉर्ट ये कह सकते हैं ऐसी मैट्रिक्स, ये हो गई 2 into 2 मैट्रिक्स, और ये हो गई I 2 into 1 मैट्रिक्स,
ठीक है भाई। तो ये एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अभी आपके पास फिर भी एक आध माइंड में ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि इन सब का फ़ायदा क्या हुआ भाई। तो फ़ायदा यही है, आगे धीरे धीरे आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। बट बेसिक फ़ायदा ये है कि अगर हमें इसका नेचर पता करना हो, इसकी क्वांटिटीज़ इसकी जो क्वांटिटेटिव इसका जो है मतलब बिहेवियर पता करना हो, इनपुट इम्पीडेंस कितना, आउटपुट इम्पीडेंस कितना है ना, इसके अंदर जो है मतलब कितना करंट जा रहा है, कितना करंट आ रहा है, इस तरह का जो एनालिसिस अगर आपको करना है तो आपके पास में ये वाली क्वांटिटीज़ अगर आपके पास है तो आप इजीली इसका एनालिसिस कर सकते हो। ये है इसका मतलब, ठीक है। ये वाली चीज़ें जो है, ये चीज़ें सीधी सीधी उनके इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस से जुड़ी हुई होती है। अगर आपको ये पता होता है तो उसका इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस पता करना ईजी होता है। मेरे माइंड में एक क्वेश्चन चला करता था जब मैं बीएससी करता था, मैं वो शेयर करता हूँ आपसे। मे भी किसी के होगा और किसी के नहीं होगा। मेरे को ये लगता था कि जब अपन ने ये कर दिया Z11 तो निवेशी प्रतिबाधा तो हमने पता कर ली, जब हम Z22 की बात कर रहे हैं तो आउटपुट इम्पीडेंस भी हमने पता कर लिया, तो अब हम किस इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस की बात कर रहे हैं। सर कहा करते थे कि इससे हम इनपुट इम्पीडेंस आउटपुट इम्पीडेंस इजीली पता कर सकते हैं, तो पता तो हमने कर लिए, फिर बचा क्या। जब हमें ये दोनों इक्वेशन दे रखे तो ये तो हमें पता है, Z11 Z22 तो हमें पता है हमें, लेकिन ये हमें जो Z11 और Z22 है ये कंडीशनल लेवल पे पता है, ये अनकंडीशनल चीज़ें नहीं है। ये तब पता है इनपुट इम्पीडेंस जब हमने आउटपुट को ओपन किया है, और आउटपुट इम्पीडेंस तब पता है जब हमने इनपुट को ओपन किया है। अगर हम अनकंडीशनल सिचुएशन में देखें कि ये लगा दिया, ये भी लगा दिया, सब कुछ इसमें है, तो इनपुट इम्पीडेंस कितना होगा वो हमें पता नहीं है। वो हमें तभी पता चलेगा जब हमें Z11, Z12, Z21, Z22 और V1, V2 इनमें से कुछ हमें देंगे वो, तो ही हमें पता चलेगा कि कितना है वो। इसके बारे में आगे बात करेंगे अपन किस तरह से अगर अपने पास में ये सब कुछ। और हाँ, एक चीज़ और, जब अपन उसका पूरा एनालिसिस पढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लोड लगाएंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ सोर्स लगाएंगे। जब ये आ जाएगा तब क्या, फिर तो आप ये कह नहीं सकते कि यहाँ से ओपन कर दो भाई, हमें तो मेरे को तो इनपुट इम्पीडेंस पता करना है। कैसे, फिर RL हटाओगे आप, RL हटाओगे तो मतलब क्या है, RL हटाने का क्या मतलब होता है। RL हटाने का मतलब है कि आप पंखे का रेगुलेटर लाए हो एक, जिससे कम ज़्यादा किया जा सकता है, और आप ये कह रहे हो मैंने वो रेगुलेटर तो लगा दिया लेकिन पंखा हटा दिया। तो पंखा हटा दिया तो रेगुलेटर का क्या करोगे, खेलोगे उससे गोल गोल घुमा के। तो अगर रेगुलेटर है, नेटवर्क है कुछ, वो कुछ काम करता है, उसमें कुछ इनपुट दोगे तो कुछ आउटपुट मिलेगा। वो 4 पे है तो पंखा तेज चलेगा, 2 पे है तो पंखा धीरे चलेगा। तो वो कब है, जब पंखा जुड़ा हुआ है। या फिर यूँ कह दो कि मैं सोर्स ही हटा देता हूँ, मुझे तो ओपन रखना है इनपुट को ओपन रखना है, सोर्स हटा देता हूँ, फिर पंखे को पूरा नोब घुमा दीजिए, पंखा चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना। तो वो अनकंडीशनल चीज़ें हैं। जब आपने पंखा जोड़ रखा है, रेगुलेटर भी जोड़ रखा है और सोर्स भी जोड़ रखा है, देन उसका इनपुट इम्पीडेंस क्या है, आउटपुट इम्पीडेंस क्या है, वो चीज़, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो इसके अंदर। मान लो आपको कोई कह दे कि जैसे डॉक्टर लोग होते हैं तो उनको कहते हैं हार्ट आपको पढ़ना है, तो जब वो हार्ट पढ़ते हैं तो वो हार्ट पढ़ रहे होते हैं जब, तो थियोरेटिकल पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना, उसमें इनपुट और आउटपुट नहीं हो रहा होता है। लेकिन जब वो डॉक्टर बन जाते हैं तब उनको लाइव वो चल रहा होता है और बाईपास सर्जरी करनी होती है। तो अगर वो ये कह दे कि इसको बंद कर दो रे, फिर सर्जरी कर लेंगे, ईजी होगा क्योंकि सीखा तो हमने वही है, तो फिर क्या मतलब है, फिर तो कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ है भाई कि ये Z पैरामीटर है, ये हमें पता रहेंगे पहले से, तो हम उसको एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं। आई थिंक अब आपको एक मच मोर क्लियरर व्यू मिला होगा, और मैं ये आपको कंफर्म कह सकता हूँ कि आपको इस तरह का जो डिस्क्रिप्शन है वो जल्दी से हर कहीं पे देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि हर कोई जो है वो इसी के पीछे भाग रहा है। Z पैरामीटर क्या है, Z11, Z22 ये है, करते क्या है, बहुत कम जगह डिस्कस मिलेगा आपको। मैंने भी किसी से सीखा है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपन चलते हैं वाई पैरामीटर पे। अब मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा अभी। वाई पैरामीटर जो है उसमें अपन ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे,
उसको शॉर्ट में ही रखेंगे, सिर्फ चारों के चारों मैं आपको बता देता हूँ। जो आपको एग्जाम में लिख के आना है, ये सब कुछ तो आपको एग्जाम में नहीं लिखना होता है। आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ ये लिखना होता है कि वाई पैरामीटर क्या होता है डिफाइन करो, जेड पैरामीटर क्या होता है डिफाइन करो, उनका मैट्रिक्स फॉर्म लिख दो, 4 टर्मिनल्स के लिए वो कैसे डिफाइन होते हैं ये लिख दो। इस तरह से कुछ आपके पास होता है। तो ये अपने पास है वाई पैरामीटर। तो वाई जो है जेड से किस तरह से डिफरेंट है वो चीज़ देखनी है। और वाई पैरामीटर को और क्या कहते हैं अपन, इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस प्राचल पैरामीटर। तो जैसा वहां क्वेश्चन में आंसर था, यहीं पे क्वेश्चन में आंसर है। शॉर्ट सर्किट यानी कि शॉर्ट सर्किट क्या कहते हैं, लघुपतित, लघुपतित प्रवेश्यता प्राचल। जिन लोगों को प्रवेश्यता के बारे में नहीं पता है या याद नहीं है वो इधर देख लो। जैसे आर होता है रेजिस्टेंस, तो उसी के जैसा एक आर का रेसिप्रोकल और होता है भाई, उस आर के रेसिप्रोकल को अपन कहते हैं कंडक्टेंस। उसको अपन क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस को शो करने के लिए मैं सी लिख देता हूं यहाँ पे। तो आर रेजिस्टेंस है, सी कंडक्टेंस है, उसका उल्टा है। उसी तरह से आर के समकक्ष एक चीज है जेड जो मोर जनरलाइज्ड है, और जेड का रेसिप्रोकल होता है वाई जिसे कहते हैं प्रवेश्यता। तो इसका जो यूनिट है वो ओम है, और इसका यूनिट जो है ओम इनवर्स है, उल्टा ओम, महो जिसको बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या याद रखना है, देखो जैसे वहां पे आपको क्या याद रखना था, V इज इक्वल टू आई जेड याद रखना था। तो V हो गया डिपेंडेंट और I हो गया इंडिपेंडेंट। अब Z को इधर ले आओगे तो 1/Z क्या आ जाएगा, Y। तो यहाँ पे ये याद रखो, I इज इक्वल टू वाई वी। तो ये V/Z है, V/R ये बेसिकली, पर वो ऊपर जाके इम्पिडेंस जो है वो एडमिटेंस में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, V तो आपको रखना है क्या डिपेंडेंट, सॉरी V तो रखना है इंडिपेंडेंट और I रखना है डिपेंडेंट। तो यहाँ पे देखो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये लिख देना है कि I इज ए फंक्शन, I1 इज ए फंक्शन ऑफ, I1 इज ए फंक्शन ऑफ V1 एंड V2, एंड इसी तरह से I2 इज ए फंक्शन ऑफ V1 एंड V2। ठीक है। अभी डायग्राम अपन एक बना देते हैं, किसको पढ़ रहे हैं ये हमारे सामने रहे तो अच्छी चीज़ होती है ये। तो दैट इज V1, दैट इज I1 एंड दैट इज V2। प्लस माइनस भी कर दिया करो भाई, पोलरिटी दिखाई दिया करो, क्या ही फर्क पड़ता है, लिखने में क्या ही फर्क पड़ता है, दिखने में अच्छा लगता है प्लस माइनस हो तो ये अपने पास है। अब इसको सीधा सीधा अपन किस में कन्वर्ट कर देंगे, काम वही करने हैं सारे के सारे, पर अपन सीधा कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको मैं लिख रहा हूँ I1 इज इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2। इसी तरह से I2 इज इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2। ठीक है, 4 हो गए, Y11 Y12 Y21 Y22। बस उसी की तरह डिफाइन कर दो हियर। यहाँ पहले करता हूँ Y11 के लिए क्या करना पड़ेगा, V20 करना पड़ेगा, V20 करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या V20 किया तो ये क्या हो गया I1/V1। तो I1/V1 when V2 इज इक्वल टू 0। एक ही रख देता हूँ इधर, अब मैं बाकी इधर बना देता हूँ।
तो दूसरा हो गया y12 के लिए ये जीरो करना पड़ेगा v1, तो ये होगा i1/v2 when v1 is equal to 0। यहाँ कर देता हूँ y21 तो होगा i2/v1 when v2 is equal to 0 and finally y22 i2/v2 v1 is equal to 0। तो भाई देखो, सबसे पहले तो अपन यहाँ पे v1 और v2 0 होने की बात सोच लेते हैं, तो v2 0 कर देते हैं पहले तो अपन। तो v2 0 करने का मतलब क्या होता है भाई? देखो, v2 को 0 करने का मतलब है कि आपको वहां पे उनको टर्मिनल्स को जोड़ देना है। v2 केवल तब तक ही एग्जिस्ट करता है जब तक वहां पे कुछ लगा हुआ हो या वो खुला हो। कल ही अपन ने बात की थी कि अगर मैं इसको सीधा जोड़ दूं तो यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो ये v2 को 0 करने का मतलब ये है, v2 नहीं है अब यहाँ पे, i2 है पर v2 नहीं है। पहले क्या था? i2 नहीं था पर v2 था। अब यहाँ पे v2 नहीं है लेकिन i2 है। i2 क्यों है? क्योंकि इधर से कुछ ना कुछ आएगा भाई, इससे जाने के लिए बाध्यता तो है नहीं। जब अपन ने इसको खुला कर दिया था तो यहाँ से जाने के लिए बाध्यता थी, वोल्टेज रहने के लिए कोई बाध्यता नहीं थी। लेकिन जब अपन ने इसको जोड़ दिया तो वोल्टेज के रहने का कोई ऑप्शन नहीं है, वोल्टेज को निकाल दिया अपन ने, करंट इसमें रह सकता है। ठीक है, जैसे v2 0 हो गया। v2 0 होते ही अपन कहेंगे आउटपुट शॉर्ट सर्किट। ठीक है, या फिर इसको ओपन क्लोज्ड भी कह सकते हैं, आउटपुट क्लोज्ड। अब इसकी डायमेंशन क्या है? i1/v1। वहां क्या था? v1/i1। यहाँ क्या है? i1/v1। ये देखो, यहां से देखो y की क्या डायमेंशन होती है? i/v। लेकिन इसमें देखो, इनपुट का ही तो i1 है और इनपुट का ही v1 है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? इनपुट एडमिटेंस। इसका क्या नाम पड़ जाएगा अभी? इनपुट एडमिटेंस। तो वही वाला लाइन, ये है निवेशी प्रवेश्यता, जबकि निर्गम को हमने लघुपतित कर रखा है। एक लिख देता हूं, बाकी आप लिख लेना। निवेशी प्रवेश्यता जबकि निर्गम क्या हो गई? लघुपतित हो। निर्गम टर्मिनल क्या हो? लघुपतित हो। ये लो, एक ही लिखूंगा, अब आगे वाले नहीं लिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपने पास? यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसमें क्या है? अब पहले ये कर देते हैं, क्योंकि देखो निर्गम लघुपतित कर रखा है अपन ने, तो यही कर देते हैं। तो ये क्या है अपने पास? आउटपुट शॉर्ट सर्किट। अब यहाँ पे क्या है? आउटपुट शॉर्ट सर्किट है ना, आउटपुट शॉर्ट सर्किट है। तो इधर की तरफ से अपन क्या कर सकते हैं? इसको एक तरीके से, इसका रेफरेंस जो है, रेफरेंस इधर से रख सकते हैं, इसलिए इसको कह सकते हैं फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड में क्या है? ये भी म्यूचुअली है, वैसे म्यूचुअल या ट्रांसफर इसको बोल सकते हो आप। तो इसको मैं क्या कहूँगा? फॉरवर्ड, म्यूचुअल या ट्रांसफर, दोनों एक ही वर्ड है भाई। ट्रांसफर एडमिटेंस। हो गया भी। फिर अपने को क्या करना है? इसको तो रख देना है खुला ही, या इसको तो वही v1 v2 दे देना है इसको, एंड इसको क्या कर देना है? इसको क्लोज कर देना है, इसको शॉर्ट सर्किट कर देना है। तो अपने पास पहले ये स्थिति देख लेते हैं। तो इसमें क्या, इसको शॉर्ट है तो इधर से देखना पड़ेगा, तो रिवर्स से देखना पड़ेगा, पीछे से। तो ये क्या हो गया अपने पास? इनपुट शॉर्ट सर्किट। बार बार शॉर्ट सर्किट नहीं लिखना, तो शॉर्ट भी लिख सकते हो उसको, शॉर्ट में शॉर्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, शॉर्ट में शॉर्ट लिखना जो है वो भी वाजिब है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको क्या कहेंगे अपन? रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस। शॉर्ट में सब कुछ शॉर्ट में चल रहा है। तो y22, फाइनली y22 आ गया अपने पास। और y22 में क्या है? अगेन इनपुट शॉर्ट है, तो इसको मैं कहूँगा इनपुट शॉर्ट व्हेन इनपुट शॉर्ट। और ये क्या है? आउटपुट
आउटपुट एडमिटेंस। ये लो भाई, हो गया आपका काम। ठीक है, दोनों आपके हो गए। अगर इसका मैट्रिक्स फॉर्मेट बनाना है तो वो भी बहुत इजीली बन सकता है। I1 I2 यहाँ लिख देंगे एंड Y11 Y12 Y21 Y22 एंड यहाँ पे हो जाएगा V1 V2। और उसकी तरह ही इस Y11 को YI से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, Y12 को YR से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, Y21 को YF से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और Y22 को Y0 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आपके पास हो गए दो पैरामीटर्स। काम क्या करते हैं ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, वही चीज़ है। अब देखो वो जो Z पैरामीटर है वो एक स्पेसिफिक टाइम पे यूज़ किया जाता है और जो Y पैरामीटर है वो स्पेसिफिक टाइम पे यूज़ किया जाता है। ये आप हायर क्लासेस के लिए छोड़ दो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे और उसमें कोई ज़्यादा आपको बेनिफिट है नहीं। बस ये समझ लो ये कहानी शुरू हो रही है और एंडिंग आगे कभी जाके होगा। मैंने एक एसेंस टाइप आपको बता दिया है। अब इसमें एक पैरामीटर और बच जाता है जिसे कहता है H पैरामीटर। मेरा पूरा था कि H पैरामीटर करेंगे, लेकिन वीडियो आगे बहुत लंबा हो चुका है और थोड़ा सा हीटिंग जो इशू है वो भी हो रहा है, हीट ज़्यादा है। तो अगर आप लोग यहाँ तक देख पाए हैं और अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा है, अगर आप H पैरामीटर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। एक भी कमेंट आ गया H पैरामीटर का तो मैं बना दूंगा वीडियो, और वो उस शेड्यूल से अलग बना दूंगा। जो अपना शेड्यूल है उसके अलग मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन मुझे एक कमेंट कम से कम चाहिए जो ये कहे कि आज H पैरामीटर भी पढ़ा दो सर आप। एक भी कह देगा तो मैं पढ़ा दूंगा। बाकी ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में और भी एक इम्पोर्टेंट टर्म आएगा। सब इम्पोर्टेंट है, मैं तो सब यही कहूँगा। तो उसके लिए ट्यून करते रहिए आप और कमेंट वमेंट कीजिए, लाइक वाइक कीजिए। जाओ तो लाइक करके जाना भाई, ठीक है।